हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको यूके में वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए तो 4 अप्रैल से एग्जैक्टली कितनी सैलरी आपको यहाँ पे चाहिए होगी यूके में अपनी वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेने के लिए या फिर अपनी स्पॉन्सरशिप मेंटेन करने के लिए। सो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि 4 अप्रैल के बाद यूके में वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो 4 अप्रैल के बाद अपनी स्पॉन्सरशिप को रिन्यू कराएंगे, या फिर जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा कैटेगरी पे यूके में स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो यूके गवर्नमेंट ने बोला था कि 4 अप्रैल से यहाँ की सैलरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो काफ़ी बढ़ा दी जाएंगी अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, लेकिन अभी तक कोई डिटेल्ड गाइडलाइन पास नहीं करी गई थी बताने के लिए कि एग्जैक्टली सैलरी कितनी इंक्रीज़ होनी है। बट अभी रूल लॉन्च होने से पहले ऑलरेडी उन्होंने एक गाइडलाइन रिलीज़ कर दी है जिसमें सारी डिटेल समझाई हैं। उसमें न्यू एंट्रेंट रूट के बारे में भी बताया गया कि अगर आप न्यू एंट्रेंट रूट को ऑप्ट इन करते हो तो कितनी आपको सैलरी चाहिए होगी यूके में स्पॉन्सरशिप के लिए। तो हम सारी चीज़ों को आज अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल मैं ईजी लैंग्वेज में आपको ये पूरी चीज़ समझाऊंगा। अभी जो गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा है वो मेरे को इस वेबसाइट से मिला। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 292 पेजेस का ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, जो कि अगर आप खोलते हो तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको लेके चला जाता है। और इस फाइल को मैंने रेफरेंस पॉइंट बना के आज आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझानी है। ये डॉक्यूमेंट अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था टू अंडरस्टैंड, बट इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्टिंग में आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेंगी जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को आगे देखोगे आप डॉट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे और आपको चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड वाइल यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम जो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल्स हैं इसके पेज 64 पर जाते हैं। तो ये पेज 16 है, ये पेज 30 है। अब यहाँ पे जितने सारे रूल्स हैं सारे सब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। काफ़ी सारी वीज़ा कैटेगरीज की बात करी गई है यहाँ पे, बट अभी के लिए मैं जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप होती है, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, उससे रिलेटेड डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा बिकॉज ज़्यादा लोग उस चीज़ से इम्पैक्ट होंगे कंपेयर टू अदर वीज़ा कैटेगरीज। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं और उन कंडीशंस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी लेकिन बाद में होती जाएंगी। सो अभी के लिए आपको बस चीज़ों को देखना है और समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है एन एप्लीकेंट कैन ओनली बी अवॉर्डेड पॉइंट्स फ्रॉम ए टू ई। ठीक है, सो अभी हम स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं और यहाँ पे बोला हुआ है कि कोई भी एप्लीकेंट है उसको ऑप्शंस ए से ई के बीच में ही पॉइंट्स अवार्ड होंगे वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए, अनलेस वो बी और सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये पॉइंट्स क्या हैं, ये ऑप्शन ए टू बी क्या है, बट जो मैं कह रहा हूँ बस अभी सुनते जाओ, धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी एप्लीकेंट है वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए उसको ऑप्शन ए से ई में ही स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, अनलेस वो बी और सी कैटेगरी में आता है। बी कैटेगरी क्या होती है? बी के दो पार्ट हैं, या तो आप हेल्थ एंड केयर वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप मांग रहे हो, या फिर द डेट of application is before 4th April 2030, they were granted permission as a skilled worker under the rules in place before 4th April 2024, and they have had continuous permission as a skilled worker since then, except that where paragraph 39E applies, that period of overstaying will be disregarded. So basically this condition is for people जो कि 2030 4th April से अपना उससे पहले अपना वीज़ा स्पॉन्सरशिप को रिन्यू करेंगे। लेकिन ये वो लोग होंगे जिनको ओरिजिनली वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिली थी 4 अप्रैल 2024 से पहले। सो ये उनके लिए क्लॉज बनाया हुआ है और इनकी स्पॉन्सरशिप की सैलरी रिक्वायरमेंट भी कम होने वाली है क्योंकि ये रिन्यू करेंगे वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए। और ये ओरिजिनली लोग वो थे जिनकी स्पॉन्सरशिप लग गई थी ये सैलरी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ होने से पहले। और जो सी ऑप्शन है वो कहता है एन एप्लीकेंट कैन ओनली बी अवॉर्डेड पॉइंट्स फ्रॉम ऑप्शन के इफ़ दे आर बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर अ जॉब इन एन अप्रोप्रिएट एलिजिबल एसओसी
2020 ऑक्यूपेशन लिस्टेड इन टेबल 3। ठीक है, अब आप पूछोगे अब ये टेबल भी आ गई है, अब टेबल क्या होती है? वही मैं कह रहा हूँ, बस अभी सुनते जाओ, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बोला था कि एन एप्लीकेंट कैन ओनली बी अवॉर्डेड पॉइंट्स फ्रॉम ऑप्शंस ए टू ई। ठीक है, अब हम पहले ऑप्शन समझ लेते हैं कि ऑप्शन ए टू ई, एफ टू जे है क्या। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ऑप्शन ए है, बी है, सी है, और ऐसे करके ऑप्शन के तक है। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, बट इनको अभी मैं जब आपको बताना शुरू करूँगा आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन ए के लिए एलिजिबल हैं उनकी सैलरी इक्वल होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इन दोनों कंडीशन से। ओके, या तो मिनिमम होनी चाहिए 38,700 पाउंड्स पर ईयर, या फिर आपका जो गोइंग रेट है SOC 2020 ऑक्यूपेशन कोड के हिसाब से। अब आप कहोगे एक नई चीज़ और आ गई, गोइंग रेट फॉर SOC 2020 ऑक्यूपेशन कोड, और पहले तो ये SOC 2010 था, तो ये 2020 कैसे हो गया? तो ये लिस्ट उन्होंने अपडेट कर दी SOC जो कोड लिस्ट होती है, और इसमें सैलरी उन्होंने रिवाइज़ कर दी है, और इसको उन्होंने बोला 2020 अब। ठीक है, तो इस लिस्ट के बारे में बात करेंगे। बी है द एप्लीकेंट हैज़ अ PhD इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट टू द जॉब एंड देयर सैलरी इक्वल्स और एक्सीड्स बोथ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपकी सैलरी है, इतनी होनी चाहिए, एंड वो 90% ऑफ द गोइंग रेट होना चाहिए आपकी ऑक्यूपेशन कोड में जिसमें आपको जॉब लगी है। सिंस यहाँ पे और नहीं है एंड है, तो ये आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। तो या तो आपकी सैलरी इसकी इक्वल होनी चाहिए, या फिर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे कंडीशन है the applicant has PhD in STEM subject relevant to the job and their salary equals or exceeds both। so यहाँ पे है, अगर आप applicant as a PhD holder अप्लाई कर रहे हो एंड किसी STEM सब्जेक्ट में आपकी जॉब लगी है, तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो 30,960 पर ईयर होनी चाहिए एंड 80% ऑफ द गोइंग रेट होना चाहिए। सो इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो मिनिमम होगा, आपकी सैलरी उतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि दी एप्लीकेंट इज बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर अ जॉब ऑन इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट एंड देयर सैलरी इक्वल्स और एक्सीड्स बोथ। सो सेम लॉजिक पिछली कंडीशन का, आपकी सैलरी इनमें से जो भी बड़ा अमाउंट होगा उसको इक्वल होनी चाहिए एंड या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आपका ये अमाउंट क्या कहते हैं ज़्यादा है तो आप कम पे भी चल जाएगा, इनमें से जो ज़्यादा होगा उसके इक्वल होना चाहिए एंड उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन है कि द एप्लीकेंट इज़ अ न्यू एंट्रेंट एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर एंड देयर सैलरी इक्वल्स और एक्सीड्स 30,960 पर ईयर, या फिर 70% ऑफ द गोइंग रेट। ठीक है, तो अब देखो जो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट थी ना, तो पहले शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती थी, तो ऐसी उन्होंने एक नई लिस्ट निकाली है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को हटा के, और इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में वो रोल्स हैं जिनकी यहाँ पे थोड़ी शॉर्टेज है, तो उनकी आप देखोगे कि एंट्री रिक्वायरमेंट कम है। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं, जो न्यू एंट्रेंट है उसकी सैलरी मिनिमम इतनी है और उसका गोइंग रेट 70% दिया हुआ है, तो न्यू एंट्रेंट को भी 30% डिस्काउंट मिलेगा उनकी SOC 2020 ऑक्यूपेशन कोड के हिसाब से जो जॉब लगती है उसकी सैलरी पर। ठीक है, सो ये ABCDE ऑप्शंस हो गए। अब इसमें से जिस चीज़ के लिए आप एप्लीकेबल होगे वो चीज़ आप पे अप्लाई होगी। ओके, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो F है ना, FGHI और J, ये बिल्कुल सेम हेडर्स हैं ABCDE के लिए। ठीक है, सो ABCDE और FGHIJ इनकी हेडिंग सेम है, लेकिन इनके सैलरी के अमाउंट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ना ऊपर वाली कंडीशन पे एक बार फिर से आते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि एन एप्लीकेंट कैन ओनली बी अवॉर्डेड पॉइंट्स फ्रॉम A&E अनलेस दे मीट रिक्वायरमेंट इन B और C। और B और C में क्या बोला था, या तो आप हेल्थ और केयर वीज़ा में हो, ये वाला तो केस हो गया रिन्यूअल का, ये वाला केस हो गया हेल्थ केयर वर्कर का, और ये वाला आपका जो केस है ये कोई और जॉब टाइप में अप्लाई होता है जो कि हेल्थ से और एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप इन 3 कंडीशंस में से किसी पे भी फिट नहीं होते हो, हेल्थ केयर, रिन्यूअल या फिर एजुकेशन और अगेन हेल्थ से रिलेटेड, तो आप पे ABCDE कंडीशन जो ऑप्शंस हैं वो अप्लाई होंगे। अगर इन ऑप्शंस में से आप एलिजिबल हो हेल्थ केयर, रिन्यूअल या फिर जो C कैटेगरी है, उस केस में आप पे
FGHIJ और K ऑप्शन एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था समझने के लिए, बट ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि समझो अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप हेल्थ केयर कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी स्पॉन्सरशिप रिन्यू नहीं करा रहे हो, तो आप पे ABCDE ऑप्शंस एप्लीकेबल होंगे। और जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेलेवेंट होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन ई, बिकॉज ऑप्शन ई में न्यू एंट्रेंट की बात करी गई है जिसपे कम सैलरी में आपकी जॉब लग सकती है, और ऑप्शन ए जो है वो क्या कहते हैं एक रेगुलर रूट की तरफ आपको लेकर जाता है स्पॉन्सरशिप के, जिसमें आप विदाउट अपर लिमिट यूके में रह सकते हो अगर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती रहती है। और जो बीच के रूल्स हैं वो PhD और इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट वालों के लिए जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन टाइप्स होती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे ना पेज 71 में, तो भी आपको यही देगा। मैं कह रहा था ना कि ABCDE इज सेम एज FGHIJ इन टर्म्स ऑफ हेडर, बट उनकी कंडीशन चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे भी आप देखोगे कि पॉइंट्स A and F, जिसमें अगर आप ऑप्शन ए के लिए एलिजिबल हो तो टेबल 1 पर जाना है सैलरी देखने के लिए, ऑप्शन F के लिए एलिजिबल हो तो टेबल 2 पे जाना है। ऐसे ही B एंड G के लिए, B के लिए टेबल 1, G के लिए टेबल 2, ऐसे ही C के लिए टेबल 1, H के लिए टेबल 2। अब आप पूछोगे टेबल 1 और 2 क्या है। सो टेबल 1 में ABCDE ऑप्शंस वाली सैलरी है, और टेबल 2 में FGHIJ वाली सैलरी है, और जो टेबल 3 होगी उसमें K वाली सैलरी होगी जो K कंडीशन वाली है, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ कि K कंडीशन क्या होती है। द एप्लीकेंट इज बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर अ जॉब इन अ लिस्टेड हेल्थ एंड एजुकेशन ऑक्यूपेशन एंड देयर सैलरी इक्वल्स और एक्सीड्स बोथ, यहाँ की सैलरी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है बाय द वे, ठीक है। सो इस चीज़ से आपको ये पता चलता है कि जो टेबल 1 है वो जनरली जो नए लोग स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम उनके लिए एप्लीकेबल होगी, और टेबल 2 में वो लोग जाएंगे जो रिन्यू करा रहे हैं या फिर हेल्थ एंड केयर कैटेगरी में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो हम पहले टेबल 1 को देख लेते हैं, और टेबल 1 आपको मिलेगी पेज 80 पे। तो हम फटाफट से पेज 80 पे आ जाते हैं। अब देखो पेज 80 पे यहाँ पे टेबल 1 लिखा हुआ है, तो हम टेबल 1 का डेटा देखेंगे कि उसमें क्या सैलरीज बताई गई हैं। अब यहाँ पे होता है SOC 2020 ऑक्यूपेशन कोड। अब ये कोड आपके जो जॉब कैटेगरी होती है कि किस हेडर के अंदर आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका कोड होता है। जब स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें SOC कोड जो होता है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरना होता है कि आपका जो जॉब है वो किस ऑक्यूपेशन कोड से रिलेटेड है। अगर आपका जो जॉब है वो किसी भी ऑक्यूपेशन कोड में नहीं आता तो आपको स्पॉन्सरशिप यूके में नहीं मिल सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जॉब किसी एक कैटेगरी में आए। अब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग ले लेते हैं, तो मार्केटिंग का पहला कोड है 1132, जिसमें हम डायरेक्टर्स की बात करें तो ये बहुत हाई पोजीशंस हैं जिसमें मार्केटिंग डायरेक्टर, मीडिया डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन ए की सैलरी दी गई है 83,000 पाउंड्स। अगर इतनी आपकी सैलरी होनी चाहिए आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए, अगर आप इन जैसे रूल्स के लिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हो। यही ऑप्शन बी के लिए 90% गोइंग रेट हो जाता है, सी एंड डी के लिए 80% हो जाता है, और ई के लिए हो जाता है 70%। अब ई है आपका न्यू एंट्रेंट। सो ए तो था बिल्कुल रेगुलर, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे पढ़ाई नहीं करी, आप सीधा इंडिया से स्पॉन्सरशिप लेकर आना चाहते हो मूव करके। बी, सी और डी थे PhD वाले और इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट वाले, और ई वाले थे न्यू एंट्रेंट वाले, ठीक है। सो न्यू एंट्रेंट पे 30% डिस्काउंट मिल गया और आपकी इतनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। सो इवन दो न्यू एंट्रेंट वाली जो हम टेबल पे जाते हैं फिर से, जहाँ पे एक्सप्लेन करा गया था न्यू एंट्रेंट को, ऑप्शन ई के लिए लिखा हुआ था द एप्लीकेंट इज अ न्यू एंट्रेंट एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर एंड देयर सैलरी इक्वल्स और एक्सीड्स बोथ, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 30,960 पाउंड्स पर ईयर एंड 70% ऑफ द गोइंग रेट। सो इन दोनों को एक्सीड या इक्वल करना है, जो कि होगा आपका
70% ऑफ द सैलरी अगर हम देखें मार्केटिंग डायरेक्टर वाले रोल्स के लिए, तो वो 30% आपका होगा 58,000। बट मार्केटिंग में अगर आप स्टार्टिंग लेवल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी टॉप पोजीशन के लिए अप्लाई करो, राइट। तो हम थोड़ा देखते हैं कि मार्केटिंग के लिए और क्या रोल्स हैं। अब जाते हैं हम, यहाँ पर आया दोबारा मार्केटिंग। हाँ, अब ये है मार्केटिंग मैनेजर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग डेवलपमेंट मैनेजर, क्लाइंट सर्विसेज मैनेजर। तो यहाँ पे गोइंग रेट है 46,500। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से सीधा मूव हो रहे हो तो आपको इतनी सैलरी चाहिए स्पॉन्सरशिप के लिए। लेकिन अगर आप न्यू एंट्रेंट के लिए आ रहे हो तो आपका 32,550 पाउंड्स में भी काम चल जाएगा स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, और इतनी आपको मिनिमम सैलरी चाहिए होगी। लेकिन सब लोग मैनेजर के लिए भी अप्लाई नहीं करते हैं और स्टार्टिंग पोजीशन हो सकती है। सो हम उस पर आते हैं। अब इसके नीचे एक और कोड है 3554। अब यहाँ पे है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एसोसिएट प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे गोइंग रेट है 30,960, और इसका 70% भी है 30,960। सो जो टेबल 1 है ना, इसमें जब आप ऊपर जाते हो तो सैलरी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे नीचे जाते हो वो कम होती जाती हैं। अब एक पॉइंट आएगा कि आप देखोगे कि कोई भी जो जॉब है उसका जो स्टार्टिंग गोइंग रेट है वो 30,960 से कम नहीं है, और इवन उसका 70% भी 30,960 है। मतलब जो मिनिमम गोइंग रेट किसी जॉब का सेट करा है टेबल 1 में, जिसमें ऑप्शन ए से ई आते हैं, जो मेजॉरिटी लोगों को इम्पैक्ट करेगी, जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर पहली बार स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी मिनिमम गोइंग रेट जिन रोल्स में है और न्यू एंट्रेंट के साथ जो डिस्काउंट वाली सैलरी है वो सब मिनिमम 30,960 है। मतलब अगर आप मिनिमम से मिनिमम सैलरी भी टारगेट करो ना, फॉर क्या कहते हैं आपका न्यू एंट्रेंट रूट भी, तो आपको मिनिमम ऑलमोस्ट 31,000 पाउंड्स की सैलरी चाहिए होगी, जो कि मेरे को लगता है कि एक एडेड हर्डल है। बिकॉज पहले क्या होता था कि इस रूल से पहले जो स्पॉन्सरशिप होती थी वही अपने आप में मिलना एक चैलेंज होता था। सैलरी उतना बड़ा इशू नहीं होती थी, बिकॉज अगर आप किसी के साथ एक साल के लिए ग्रेजुएट वीज़ा पे काम कर लो और फिर मूव हो जाओ तो सैलरी पहले 26,200 पाउंड्स होती थी, तो सैलरी क्रॉस हो ही जाती थी और आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, ठीक है। और नहीं तो आपको न्यू एंट्रेंट पे और डिस्काउंट मिल जाता था। लेकिन अब न्यू एंट्रेंट का भी जो मिनिमम कर दिया है वो 30,960 कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 31,000 है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि 29,000 मिनिमम रहेगा न्यू एंट्रेंट के लिए, लेकिन वो 29 नहीं 31 है। और अब एक और हर्डल ऐड हो गई है स्पॉन्सरशिप मिलने में। खाली आपको ऐसी जॉब नहीं चाहिए जहाँ पे स्पॉन्सरशिप कोई दे रहा हो, उसमें आपको मिनिमम सैलरी भी लेनी पड़ेगी। और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो 24,000 पे काम कर रहे हैं, 25 पे कर रहे हैं, 30 पे कर रहे हैं, 28 पे कर रहे हैं नॉन टेक रोल्स में, और उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती। और अगर उनको सैलरी मिल भी जाए और उनका गोइंग रेट बहुत ज़्यादा है, और अगर वो न्यू एंट्रेंट पर आते हैं, तो बस वही है कि न्यू एंट्रेंट पे अगर आप आते हो तो यूके में आप मैक्सिमम 4 साल के लिए रह सकते हो, ग्रेजुएट वीज़ा का टाइम मिला के और आपका स्पॉन्सरशिप का टाइम मिला के। एंड ऐसा अगर आप करोगे तो आपको कभी यहाँ पे पीआर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पीआर पे आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मिनिमम 5 साल काम करना है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के बाद सीधा न्यू एंट्रेंट पे आ जाते हो, ग्रेजुएट वीज़ा की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो भी न्यू एंट्रेंट पे आप मैक्सिमम 4 साल रह पाओगे और वो 5 साल वाला पीरियड कभी कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आप किसी कंट्री में इतना टाइम लगा रहे हो और उसके बाद भी जस्ट बिकॉज आपकी सैलरी कम है आपको पीआर नहीं मिल पा रही, तो ये एक ड्रॉबैक मैं मान सकता हूँ। इवन तो उसमें आपको ये भी देखना है कि अगर आप किसी कंट्री में इतने साल के लिए काम कर रहे हो तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो मिनिमम गोइंग रेट है रेगुलर वाला उसको भी क्रॉस कर ही लो। सो वो एक चीज़ है, बट अगेन दैट इज़ कंडीशनल, हो ना हो। वैसे मेरे को लगता है इतने साल अगर आप काम कर लोगे तो हो जाएगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा पे हो, राइट, और आपने ग्रेजुएट वीज़ा पे लगा लिए 1.5 साल और आपकी सैलरी अभी है 24,000 पाउंड्स, और आपका जो न्यू एंट्रेंट रूट भी है वो उसके लिए आपको मिनिमम चाहिए 31,000 पाउंड्स। तो पहला तो चैलेंज ये होगा कि अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा पे 24,000 पे हो तो स्पॉन्सरशिप के साथ साथ आप अपनी सैलरी
£7,000 से कैसे बढ़वा पाओगे? आप जॉब भी स्विच करोगे तो जो नई कंपनी आपको हायर करेगी उसको आपको हायर करते टाइम स्पॉन्सर करने के लिए भी £5,000 मिनिमम देने पड़ेंगे 3 साल की स्पॉन्सरशिप के लिए, और उसके ऊपर हायर सैलरी आपको देनी पड़ेगी। सो वो एक चैलेंज हो जाता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रोल में हो, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे, हाँ, सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इतनी मिनिमम सैलरी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी आपकी मिनिमम सैलरी हो जाती है, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 साल की स्पॉन्सरशिप ही आपको मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 साल आप ग्रेजुएट वीज़ा पे निकाल चुके हो। सो आपको 2 साल के एंड में मिनिमम इतनी सैलरी क्रॉस करनी पड़ेगी ताकि आपको एक रेगुलर स्पॉन्सरशिप मिल पाए। ठीक है, और ये हमेशा एक हर्डल बना रहेगा कि आपको इतनी सैलरी मिल रही है कि नहीं, या तो आपको जॉब स्विच करके सैलरी बढ़ानी पड़ेगी या फिर करंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपनी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी है अभी टेबल 1 की, और उसके बाद हमारे पास टेबल 2 भी है, तो हम टेबल 2 पर आ जाते हैं। और टेबल 2 में आप देखोगे कि ये 123 पेज नंबर पर है टेबल। 123 कहाँ गया, ये रहा 123, यहाँ पे टेबल 2 लिखी हुई है। अब ये टेबल उन लोगों पे अप्लाई होती है जो कि हेल्थ केयर कैटेगरी में आते हैं, या फिर जो अपना वीज़ा रिन्यू करा रहे हैं। तो ये सारी जो सैलरीज़ हैं वो उन पे अप्लाई होंगी। ठीक है, सो आप अगर अपना वीज़ा रिन्यू करवाने वाले हो तो टेबल 2 को आप रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फिर से पेज 64 पे जाओगे तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो F से J पॉइंट हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि FGHIJ जो हैं वही हेडर्स हैं, ये उनके लिए भी एप्लीकेबल हैं जिन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए 4 अप्रैल 2024 से उनको पहले ही मिल गया था और रिन्यू करा रहे हैं 4 अप्रैल 2030 से पहले। ठीक है, सो ये उनके लिस्ट है। और ऐसे करके टेबल 3 भी है जहाँ पे आपको जो थर्ड कैटेगरी एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन वीज़ा से रिलेटेड, वो भी आपको दिख जाएगी। अब इसके साथ साथ एक बार हम पेज 71 पर आ जाते हैं। अब पेज 71 या 70 पे आप देखोगे कि न्यू एंट्रेंट जो है ना, उनके रिक्वायरमेंट्स बता रखी हैं। तो ये इनमें कोई चेंज आया नहीं है, मेरे हिसाब से सेम ही है। इसमें लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट मस्ट मीट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो या तो उसकी 26 साल से कम की एज होनी चाहिए एप्लीकेशन के टाइम, ठीक है, या फिर आप देखोगे कि the applicant's most recent permission was a student, and if that student permission has expired, it must have expired less than 2 years before the date of application. जो स्टूडेंट है उसने ये इनमें से कोई डिग्री करी होनी चाहिए। द एप्लीकेंट हैज़ completed or is applying no more than 3 months before they are expected to complete the course, or the applicant is currently studying for a PhD which they have completed at least 12 months. सबसे important point ये है जिसमें सारे लोग आ ही जाएंगे। The applicant's most recent permission was a graduate, मतलब graduate visa, and if that permission has expired, it must have expired less than 2 years before the date of application. ठीक है, सो अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा पे हो तो आप एलिजिबल हो न्यू एंट्रेंट रूट के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलिए, ग्रांटिंग द एप्लीकेशन मस्ट नॉट मीन द एप्लीकेंट्स कंबाइंड परमिशन एज स्किल्ड वर्कर, ग्रेजुएट और Tier 2 रूट वुड बी मोर देन 4 years इन टोटल। तो ये भी चीज़ अगेन यहाँ पे बता दी गई, मैक्सिमम आप यहाँ पे 4 साल के लिए ही रह सकते हो ग्रेजुएट वीज़ा और स्किल्ड वर्कर वीज़ा का टाइम पीरियड मिला के। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये जो डॉक्यूमेंट हैं और जो ये लिंक्स हैं, ये सारे मैं आपको वीडियो में डाल के दे दूँगा ताकि आप इनको खुद भी पढ़ लो अच्छे से। और अगर मुझसे कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई हो तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट करना। मैंने अपनी तरफ से बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाई है, एंड आई होप आपका इससे टाइम बचाओ। नहीं तो आपको खुद को ये पूरा 250-300 पेज का डॉक्यूमेंट स्टडी करना पड़ता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। बट दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना, बिकॉज़ मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर, बाय।